नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण में जो विज्ञान का योगदान रहा था अथवा विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण हुआ था और इसके कारण से भी लोगों में एक नए विचार प्रस्फुटित वो हुए थे। तो देखिए, उस समय में पूरे विश्व में कई ऐसी भ्रांतियां थी, कई ऐसी मिथ्या बातें प्रचलित थी जो केवल कल्पना लोक से थी, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। समय के साथ साथ लोगों में बदलाव आने लगे। क्यों? कि जब यूरोप में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए और उन वैज्ञानिकों ने अपने आचार विचार, अपने सिद्धांत, अपने प्रयोग, अपने अन्वेषण के माध्यम से लोगों की भ्रांतियों को दूर किया। पहले लोग पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, ब्रह्मांड के बारे में पता नहीं कितने प्रकार की बातें बनाते थे, कितने प्रकार के मिथ्या आडंबर मानते थे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में। लेकिन जब वहां पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, अन्वेषण किया और अन्वेषण के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल मिथ्या आडंबर है। और उनकी नई नई खोज, उनके नए नए आविष्कारों के कारण लोगों में आडंबर, अंधविश्वास कम हुए और लोगों का दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना शुरू हो गया। अब लोग स्वयं अंधविश्वास व मिथ्या आडंबरों से दूर रहकर वे भी विज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे और विज्ञान की ओर जुड़ने से लोगों के आडंबर कम हुए, अंधविश्वास कम हुए और उसका परिणाम हुआ कि पूरे यूरोप में पुनर्जागरण की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने सत्यता को स्वीकार किया और अन्य चीजों को है वो अस्वीकार करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, मध्य युग में क्या हुआ कि यूरोप में कई प्रकार के नए नए आविष्कार हुए और उन आविष्कारों ने मानव को एक नए ज्ञान की ओर जोड़ा था। पुनर्जागरण से पहले कुछ लोगों में अंधविश्वास, जादू टोना आदि में विश्वास था और जैसा धर्म के पादरी व अधिकारी कहते थे वो ही कार्य, वो ही सिद्धांत सही मानते थे। उनके मन में ऐसा नया कोई सिद्धांत नहीं आता था। धर्माधिकारी लोग जो थे वे स्वतंत्र चिंतन के विरोधी थे, क्योंकि उनको भय था कि अगर लोगों ने स्वतंत्र तरीके से चिंतन करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने, उनका मानना था कि अगर विज्ञान की प्रगति हुई तो लोग आस्तिक की बजाय नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान की ओर लोगों ने ध्यान दिया तो
तो वे कोई भी चीज को तभी मानेंगे जब वह विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरेगी। लेकिन मध्य युग आते आते कई वैज्ञानिकों ने अपने नए नए प्रयोग किए और उन नए प्रयोगों के कारण नया विकास हमें देखने को मिल रहा था और पूरा यूरोप विज्ञान की ओर बढ़ने लगा, वैज्ञानिक खोजों की ओर ध्यान देने लगा, अन्वेषण, स्वतंत्र चिंतन के सिद्धांत पनपने लगे और इसी कारण से मानव जाति को अंधविश्वासों, आडंबरों, मिथ्या कहानियों से दूर करके स्वतंत्र चिंतन के द्वार खोल दिए थे। उस समय रोजर बेकन जैसे वैज्ञानिक ने धातुओं, रसायनों और सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत दिया और इससे लोगों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने लगी। पौराणिक खगोल विज्ञान में कई ऐसी मिथ्या बातें थी, लेकिन जब खगोल शास्त्री टॉलमी ने कहा कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच है और यह संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र है, वो पृथ्वी है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक बार इस सिद्धांत को ईसाई चर्च ने भी मान लिया, परंतु जब पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को झूठा कर दिया कि सूर्य, चंद्र, तारे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते, अपितु पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती। जैसे ही कोपरनिकस ने अपने विश्वास के साथ कहा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी वो चक्कर लगाती है, लेकिन उसमें में बाइबल और चर्च के धर्माधिकारियों ने इस सिद्धांत की खिल्ली उड़ाई और कोपरनिकस को पाबंद किया और इसी कारण कोपरनिकस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद इटली के प्रसिद्ध विद्वान गैलीलियो ने एक दूरदर्शी दूरबीन बनाई जिसकी सहायता से 50 मील दूर तक साफ व स्पष्ट देखा जा सकता था। इस दूरदर्शी यंत्र से ज्योतिष शास्त्र को बड़ा फायदा हुआ। गैलीलियो ने अपने और भी कई सिद्धांत दिए। अब सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन जैसे कई वैज्ञानिक आविष्कार हो गए। जहाजी बेड़े के साथ समुद्री यात्रा करने वाले यात्री अब इन जहाजी बेड़ों में सब दूरबीन ले जाते ताकि इनको दूर की स्थिति का ज्ञान हो सके। गैलीलियो ने एक और सिद्धांत दिया कि कोई भी पिंड आकाश से छूटता है तो उसकी जो चाल है
उसकी चाल है पिंड की, वह उसके भार पर निर्भर नहीं करती, अपितु दूरी पर निर्भर करती है कि वह कितनी दूरी पर गिरती है या कितनी दूरी पर है वो नहीं गिरती। अरस्तु ने सिद्धांत को प्रमाणित किया। इसके अलावा गैलीलियो ने पेंडुलम की खोज की और ऐसे कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए। पेंडुलम की खोज के बाद दीवार घड़ियां चलाने के लिए पेंडुलम का उपयोग करने लगे और विभिन्न विद्वान वैज्ञानिक जो अन्वेषण करते थे, अपने सिद्धांत देते थे, उन पर बहस विचार विमर्श और तथ्यतापूर्ण जो सिद्धांत दिए जा रहे थे, इसके कारण वहां पर विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। इसके अलावा देकार्त ने फ्रांस के गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने बीजगणित और ज्योमेट्री के सिद्धांत दिए। घन, घना, बेलन, शंकु व बीजगणित के कई सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों से विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी और इन सब में जब एक महान वैज्ञानिक न्यूटन, जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी गणित में अत्यधिक रुचि थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मात्र 27 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने और उन्होंने एक प्रभावशाली सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। न्यूटन से पहले यूरोप में कोई विद्वान ऐसा सिद्धांत नहीं दे पाए थे। उनके इन्हीं सिद्धांतों के कारण लोगों में विज्ञान के प्रति प्रगति हुई। उस समय में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के माध्यम से इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने पर वापस इसलिए आती है कि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद जब 1546 में नीदरलैंड के वेसेलियस नामक वैज्ञानिक ने मानव शरीर की बनावट, हृदय की शिरा, धमनियों द्वारा रक्त को लाना ले जाना जैसे कार्य पर सिद्धांत दिए, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां होने लगी और नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों को बल मिलना है वो शुरू हो गया था। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों में कई ऐसे आविष्कार और भी हो रहे थे। इनसे प्रभावित होकर यूरोप के जनमानस ने आडंबरों का विरोध किया, चर्च के परंपरागत सिद्धांतों को त्यागा और नए सिद्धांतों की ओर ध्यान देना शुरू किया। सही मायने में विज्ञान ने लोगों की सोचने और विचार करने की पद्धति को ही बदल डाला और लोग अब आडंबरों से दूर रहने वो लग गए थे। जब मानव शरीर, हृदय
और हृदय में जब उन्होंने वेसेलियस महोदय ने बताया कि धमनियों द्वारा रक्त सारे शरीर में जाता है, शिराएं वापस लाती हैं, तो ये सिद्धांत उस समय में लोगों को काफी पसंद आया। लोगों ने इस सिद्धांत की पुष्टि भी की और इसका प्रभाव भी पड़ा, और इसके प्रभाव से लोगों में विज्ञान के प्रति आकर्षण भी है वो बढ़ा था। थैंक यू।